नमस्कार। आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का सेकेंड लेसन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस अध्याय से जुड़े कुछ मेन मुख्य टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे कि प्रश्न निकलकर अक्सर आया करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो देखते हैं हम इसमें जो पहला है वह है संचय एवं प्रवाह। संचय प्रवाह जिसे स्टॉक एंड फ्लो कहते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला स्टॉक यानी प्रवाह और दूसरा स्टॉक यानी संचय और दूसरा प्रवाह यानी फ्लो। दोस्तों, कोई भी ऐसी मात्रा जो परिवर्तित होती है और जिसे मापा जा सकता है वह चर कहलाती है। यह मुख्य विषय है, ध्यान रखिएगा। चर किसे कहते हैं? तो ऐसी मात्रा जो परिवर्तित होती है और जिसे मापा जा सकता है वह चर कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल इनकम, मनी या पॉपुलेशन etc। दोस्तों, इसमें जो चर होता है वह भी दो प्रकार का होता है। अब यहाँ बात आती है स्टॉक चर एवं प्रवाह चर की। अब इनकी परिभाषाएं याद रखिएगा। स्टॉक वह मात्रा है जिसे किसी समय विशेष पर मापा जा सकता है, यानी इसका कोई समय काल नहीं होता कि यह निश्चित समय है कि हमें इतने समय बाद इसे मापना ही है। यह कभी भी मापा जा सकता है और इसका कोई समय काल टाइम डेफिनेशन नहीं होता है। वहीं जो प्रवाह चर होता है यह वह मात्रा है जिसे किसी विशेष समय अवधि में मापा जाता है। एग्जाम्पल के लिए भारत की जनसंख्या 10 वर्षों में मापी जाती है। भले ही जनसंख्या हर वर्ष हर दिन बढ़ती रहे, लेकिन इसे 10 वर्षों के बाद ही मापा जाएगा। तो अब आते हैं हम हमारे दूसरे विषय बंद एवं खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। दोस्तों, हम बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिसका संबंध किसी अन्य देश से नहीं होता है। अर्थात एक देश के जब किसी भी दूसरे देश से आयात निर्यात नहीं होते हैं तब वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि जो बंद अर्थव्यवस्था है वह विश्व का कोई भी देश नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था का सीधे संबंधों में कहूं कि बंद अर्थव्यवस्था में एक ऐसे देश की कल्पना की जाती है जिसके लिए दूसरे देशों से कोई व्यापार ही नहीं है। उसका उत्पादन, उसका विक्रय और उसका जो सब कुछ हो रहा है, भंडारण या फिर कुछ भी पूर्ति मांग, किसी भी प्रकार का बाजार हो, वह उसके देश के अंदर ही निर्मित होता है, अंदर ही बेचा जाता है और अंदर ही सब कुछ होता है। दूसरे देशों से कोई संबंध नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था होने पर अन्य देशों को शेष विश्व की संज्ञा दी जाती है। शेष विश्व की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है, यह बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है तब बंद अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय होती है। सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड। दोस्तों, जीडीपी एक देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कहते हैं। लेकिन जब बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय ही, जीडीपी ही राष्ट्रीय आय कहलाएगी, क्योंकि दूसरे देशों से तो कोई संबंध है ही नहीं। तो अब इसमें जो होता है द्विक्षेत्रीय एवं त्रिक्षेत्रीय मॉडल में आय का चक्रीय प्रवाह होता है। अब ये द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चतुर्क्षेत्रीय भी होता है। यह क्या होता है यह हम आपको आगे समझाएंगे। वर्तमान समय में कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था वाला नहीं है। जब एक अर्थव्यवस्था के दूसरे देशों या शेष विश्व से संबंध जैसे कि आर्थिक लेन देन, आयात निर्यात, उपहारों का आदान प्रदान, ऋण संबंधी आदि होता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में हम अन्य देश हैं। अब खुली अर्थव्यवस्था
जो खुली अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है, तब वह खुली अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय होती है। यानी इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी गिना जाता है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय आय को जीएनपी कहा गया है। दोस्तों, इसमें चतुर्देशीय मॉडल में आय के चक्रीय प्रवाह का आशय खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से होना है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे विषय पर। दूसरा विषय है आय प्रवाह की वर्तुल या चक्रीय प्रवृत्ति। अब एक बात याद रखिएगा, इसमें जो वर्तुल शब्द प्राप्त हो रहा है हमें, यह चक्रीय ही है। चक्रीय वर्तुल दोनों एक ही है, इनमें कन्फ्यूजन ना होइएगा। सर्कुलर नेचर ऑफ इनकम फ्लो, उत्पादन तथा विनिमय की निरंतर क्रियाएं दो प्रकार के प्रवाह से निर्धारित होती है। पहला, फर्में उत्पादन के लिए परिवारों यानी हाउस होल्ड्स से उत्पादन के विभिन्न साधनों को प्राप्त करती हैं तथा वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के बाद इन्हें परिवारों के उपभोग हेतु बेच दी जाती है। यानी इसमें केवल दो ही संबंध है, इसे हम द्विक्षेत्रीय व्यवस्था कह सकते हैं, जिसमें परिवार और फर्मों का वह संबंध है। जो परिवार हैं वह कच्चा माल या सेवा, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस जो भी हो वह फर्मों को दे रहे हैं और फर्में उनको उत्पादन कर रिटर्न कर रही है। और दूसरा है, फर्में परिवारों से प्राप्त साधनों की सेवाओं के बदले उन्हें मुद्रा देती है, जिससे परिवार फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं खरीदते हैं। यानी परिवार उन्हें कच्चा माल या फिर श्रम दे रहे हैं, उसके बदले वे उन्हें सैलरी या फिर वेतन दे रहे हैं और उसके जरिए वे उन्हीं का माल खरीद रहे हैं। अब इसमें हम आते हैं अगले टॉपिक पर, वर्तुल प्रवाह में रिसाव तथा अंतःक्षेपण। इसमें आपको एक बात अच्छी समझने को मिलेगी, जब आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो अब आप डॉक्टर के पास जाकर कहिएगा हमें अंतःक्षेपण कर दीजिएगा, क्योंकि इंजेक्शन को हिंदी में अंतःक्षेपण कहते हैं। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस एंड इन द सर्कुलर फ्लो, आय के इस वर्तुल प्रवाह में कुछ रिसाव तथा अंतःक्षेपण होते हैं जब परिवार अपनी आय में से बचत करते हैं या सरकार को कर देते हैं या विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो वर्तुल प्रवाह में से मुद्रा की मात्रा व आय घट जाती है, अर्थात आय वर्तुल प्रवाह से रिसाव होता है। आय के वर्तुल प्रवाह से रिसाव होता है और इसे कहते हैं लीकेजेस। अब देखते हैं हम और आगे क्या है, तो वहीं इसके विपरीत फर्में जब वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है, ऋण लेकर विनियोग करती है या सरकार व्यय करती है या देश से वस्तुओं का निर्यात होता है, तो वर्तुल प्रवाह में मुद्रा की मात्रा व आय बढ़ जाती है, अर्थात वर्तुल प्रवाह में आय का अंतःक्षेपण होता है। यहाँ इंजेक्शंस होता है यानी कि अंतःक्षेपण होता है। अब कुछ शॉर्ट बिंदु समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक एवं प्रवाह एक समष्टि चर है, एक मैक्रो चर है। वहीं प्रवाह का समय काल होता है, जबकि स्टॉक का समय काल नहीं होता है। यह हमने आपको पहले भी बताया था। वहीं सकल घरेलू उत्पाद का संबंध बंद अर्थव्यवस्था एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रोस नेट प्रोड्यूस का संबंध खुली अर्थव्यवस्था से होता है। वहीं अर्थव्यवस्था में जब बचत एवं विनियोग, सार्वजनिक व्यय एवं करों से आय तथा आयात निर्यात बराबर होने पर भी आय का वर्तुल प्रवाह स्थिर रहेगा। अगला बिंदु है प्रवाह चर से प्रभावित नहीं होता। प्रवाह चर स्टॉक चर से प्रभावित नहीं होता है। वहीं अगला बिंदु है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आय प्रवाह की वर्तुल प्रवृत्ति। अब हम आपको समझाते हैं यह आय प्रवाह के जो
द्विक्षेत्रीय व्यवस्था है वह क्या है। आप इस बुक में ज़रूर फोकस कीजिए। अगर आप इसे जूम कर देख सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके बारे में कुछ लिखा गया है। ये है, 1 मिनट में इसे स्टार्ट करता हूँ। ये है, ये इसका चित्र है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो परिवार है वह फर्मों को भूमि, पूंजी, श्रम, साहस यानी कच्चा माल सप्लाई करता है, और जो फर्में हैं उन्हें रिटर्न में ब्याज, मजदूरी और लाभ देती है। ठीक वहीं जो परिवार है वह उनके उपभोग पर व्यय करता है, यानी जो फर्में परिवारों को वस्तुएं एवं सेवाएं देती है, परिवार उनको खरीदकर उपभोग करता है और व्यय करता है, जिससे फर्मों को फ़ायदा होता है। तो इधर से जब ये उत्पादन का कच्चा माल इन्हें दे रहे हैं तो इन्हें रिटर्न फ़ायदा हो रहा है, और ये वही पैसे इन्हें रिटर्न करते रहें, यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर चलते रहते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि यह त्रिक्षेत्रीय व्यवस्था क्या है। अब त्रिक्षेत्रीय व्यवस्था यह है, आप ध्यान से देखिएगा। जो त्रिक्षेत्रीय व्यवस्था है इसमें सरकारी क्षेत्र इन्वॉल्व हो जाता है। अब जो परिवार है वह बचत करता है। अब बचत कहाँ करेगा? सिंपल सी बात है, बैंक में जमा करेगा। जब वह बैंक में जमा करता है तो उस पूंजी को सरकार ऋण ले देती है। अगर आप करंट की बातें सुनते होंगे तो आपको मालूम होगा, अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे ही इस तरह से लोन लिया था। दोस्तों, जब परिवार बैंकों में जमा करते हैं तो सरकार उन्हें ले लेती है उधार के रूप में, और फिर वही वो फर्मों को लोन दे देती है, आर्थिक सहायता दे देती है। फिर फर्म उन्हें निगम कर देते हैं। जो कर वे सरकार को देते हैं, सरकार उन्हीं के दम पर विकास करती है, और इस बचत के दम पर फर्में चलती हैं, और फिर फर्में उन्हें, जो परिवार होते हैं उन्हें लगान, ब्याज, मजदूरी या फिर वस्तुएं, सेवाएं देते हैं, और फिर फर्म जो परिवार होते हैं वह उपभोग करते हैं। इसमें भी पहले जैसी प्रक्रिया चलती है, बस इतना रहता है कि इसमें सरकारी क्षेत्र इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम जानते हैं चतुर्क्षेत्रीय व्यवस्था। यह जो चतुर्क्षेत्रीय व्यवस्था है यह बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें परिवार होता है, सरकारी क्षेत्र होता है, फर्में होती हैं, और एक नया आ जाता है कि शेष विश्व। जो चतुर्क्षेत्रीय व्यवस्था है, जो चित्र है आप देख रहे हैं, चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, इसे हम खुली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें अन्य विश्व भी आपसे जुड़ जाता है आपकी प्रक्रिया में। इसमें परिवार जो बचत करता है वो सरकार लेती है, और सरकार फिर इन्हें ऋण देती है। फिर फर्म सरकार को टैक्स देते हैं, और टैक्स से फिर लोगों का विकास होता है। फर्में परिवार को पैसे, मजदूरी या अन्य प्रकार के लाभ देती है, और फिर वो उन्हें उपभोग भी देती है, उपभोग की वस्तुएं, और परिवार उन उपभोग पर व्यय भी करता है। वहीं फर्में शेष विश्व को आयात भी करती है। उससे जो विश्व के अन्य देश हैं वे देश की फर्मों को आयात यानी खरीदने पर भुगतान करते हैं। आयात मतलब एक्सपोर्ट, वही निर्यात। शेष विश्व से जब आप जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो सिंपल सी बात है, जब आप कुछ चीज़ें भेज रहे हैं तो आपके क्षेत्र में जिन चीज़ों की कमी होगी आप उनका आयात भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे। तो इस व्यवस्था में पूरा विश्व एक साथ जुड़ जाता है, तो इसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को ही। अब इससे अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपको बताएं। चर किसे कहते हैं हमने बताया है, स्टॉक एवं प्रवाह हमने बताया है, आय के प्रवाह की बहुतल व्याख्या, द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय, चतुर्क्षेत्रीय हमने चित्र समझाया। दोस्तों, आप यहाँ ना देखिए कि हमें चित्र के ऊपर का भी वर्णन करना है। अगर आप चित्र समझ गए तो आप उसी के आधार पर मन से भी वर्णन कर सकते हैं, बस वह सटीक और अर्थशास्त्र की भाषा में होना चाहिए, और आप चित्र पूरी तरह समझ जाना चाहिए। हमने स्टॉक चर से क्या आशय बताया,
स्टॉक एवं प्रवाह से आप क्या समझते हैं बताया है। स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताया है, क्योंकि जो स्टॉक होता है उसका समय काल निश्चित नहीं होता है और प्रवाह का समय काल निश्चित होता है। तो ये थी कुछ बातें और बुक थी ये। इसलिए वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, खुश रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें हमसे नई नई बातें सीखने के लिए। जय हिंद।